सुबह के 5:17 का टाइम था। पुलिस की 2 गाड़ियां और एक एम्बुलेंस कुलधारा के मेन गेट के बाहर खड़ी थी। रात भर चल रही सर्च के बावजूद भी नैना और कबीर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था। इधर विवेक और श्रुति मायूस होकर अपनी कार के पास खड़े थे। तभी श्रुति के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज चेक किया तो वो मैसेज नैना का था। नैना ने लिखा था, ईस्टर्न वॉल, पुरानी पानी की नाली, कबीर इंजर्ड है। श्रुति ने तुरंत पुलिस को आवाज दी और भागते हुए उनके पास जाके वो मैसेज उन लोगों को दिखाया। सर्च टीम, पुलिस, श्रुति, विवेक, सब लोग ईस्टर्न वॉल की तरफ भागे। वहां पत्थरों और रेत के बीच एक छोटी सी ड्रेन थी और उस तरफ जाने का रास्ता इतना पतला था कि पूरे सर्च के टाइम किसी का भी बाहर से उस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। तभी एक लोकल वर्कर को पत्थरों की दीवार के बीच से एक हल्की सी रोशनी आते हुए दिखाई दी। उसने नीचे झुक के अंदर देखने की कोशिश की तो उसे कुछ दूरी पर एक हाथ दिखाई दिया। उसने सभी लोगों को इन्फॉर्म किया और वो पत्थर मिट्टी हटा के उस रास्ते को क्लियर किया। और थोड़ी देर बाद उस ड्रेन से नैना बाहर निकली। उसके कपड़े पूरे मिट्टी से भरे हुए थे, हाथ से खून निकल रहा था और दुपट्टे का आधा पार्ट गायब था। श्रुति ने नैना को संभाला। उसने पूछा, कबीर कहाँ है? नैना ने ड्रेन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर है। मैंने रास्ते के हर टर्न को अपने दुपट्टे से मार्क किया है, जल्दी चलिए। पुलिस और लोकल सर्च टीम ने एक रेस्क्यू रोप तैयार की और वो उस ट्रेन के अंदर चले गए। हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज विद संजू। चैनल नया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना। आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में अपनी राय साझा करना। बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। शाम 5:25 का टाइम था। एक सफेद कार कुलधारा के मेन गेट के सामने आकर रुकी। उसमें 4 पुराने कॉलेज फ्रेंड्स थे, विवेक, श्रुति, कबीर और नैना। उनकी राजस्थान ट्रिप का ये आखिरी दिन था और कुलधारा आज की लास्ट लोकेशन थी। विवेक ने गाड़ी से उतरते ही अपना कैमरा निकाला और सबसे बोला, गाइस हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है और हमें पूरी ट्रिप कवर करनी है। 6 बजे गेट बंद होता है, उसके पहले हम लोगों को बाहर आना है, सो हरी अप। कबीर ने नैना की तरफ देखा। नैना एकदम शांत बैठी थी। पूरे रास्ते भी उसने बहुत कम बात की थी। असल में 4 दिन बाद नैना की शादी होने वाली थी। कम से कम उसके दोस्त तो यही जानते थे। गेट से अंदर जाते हुए नैना के फोन पर एक वीडियो कॉल आई, लेकिन उसने वो फोन कट कर दिया। स्क्रीन पर विक्रम का नाम था। थोड़ी देर बाद मैसेज आया और मैसेज में लिखा था, वीडियो कॉल क्यों कट कर रही हो, दिखाओ किसके साथ में हो। नैना ने स्क्रीन को कुछ देर देखा और उसके बाद फोन लॉक करके अपने बैग में रख दिया। कबीर ने वो मैसेज तो नहीं पढ़ा था, लेकिन उसने नैना के चेहरे पर उभरा जो दर्द था उसे देख लिया था। लोकल गाइड उन्हें गांव के बीच लेकर गया। सूरज ढलता जा रहा था। पत्थर के टूटे घरों की लंबी शैडोज गलियों में फैल रही थी। रास्ते में गाइड ने उन्हें पत्थर की बनी पुरानी अंडरग्राउंड नालियां दिखाई। यहाँ के लोगों के पास बारिश के पानी को बचाने की पूरी प्लानिंग थी। पानी इन चैनल्स से नीचे टैंक्स और खेतों में जाता था। गाइड ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ गलियां कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन पानी अपना रास्ता कभी नहीं भूलता, वो हमेशा स्लोप को फॉलो करता है, गाइड ने कहा। नैना कुछ देर उस चैनल को देखती रही। फिर आगे जाके गाइड ने मंदिर के पास कुलधारा की सबसे फेमस कहानी सुनाई। लोक कथाओं के मुताबिक यह पालीवाल ब्राह्मणों का सबसे खुशहाल गांव हुआ करता था। उस समय जैसलमेर में एक बहुत ही पावरफुल दीवान था, सलीम सिंह। कहते हैं उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। उसने शादी को लेके गांव के मुखिया पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया और मना करने पर पूरे गांव को बर्बाद करने की धमकी दी। कुलधारा और आसपास के गांव वालों ने रातों रात फैसला किया और पूरा गांव खाली कर दिया। जाते हुए उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि उनके बाद यहाँ कोई भी नहीं बस पाएगा। गाइड ने आगे कहा, यह कहानी है, पूरी सच्चाई कोई भी नहीं जानता। कहानी खत्म हुई तो विवेक और श्रुति फोटोज लेने लगे। नैना ने पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? गार्ड ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद बोला, नाम तो किसी को नहीं पता। नैना ने पूछा, क्या वो गांव छोड़कर जाना चाहती थी? गाइड ने कहा, ऐसा तो कहानी में कोई नहीं बताता।
तो फिर सबने उसके लिए फैसला कैसे ले लिया? नैना के इस सवाल का गाइड के पास कोई साफ जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, अक्सर कहानियां सिर्फ गांव को याद रखती हैं मैडम, बेटी को नहीं। नैना चुप हो गई। कुछ देर बाद विवेक, श्रुति और गाइड आगे चले गए। नैना एक आंगन में रुक गई। उसने अपने बैग से एक एनवलप निकाला। हवा से टिकट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। पीछे से कबीर आ रहा था तो उसने टिकट उठाई। वह 10:45 की जैसलमेर से अहमदाबाद जाने की बस की टिकट थी। और उस एनवलप में एक वुमेन्स हॉस्टल का बुकिंग का और एक इंटरव्यू का प्रिंट आउट भी था, जॉब इंटरव्यू का प्रिंट आउट। तुम अहमदाबाद जा रही हो? कबीर ने पूछा। नैना ने उससे टिकट लेते हुए कहा, हाँ। नैना, तुम्हारी 4 दिन में शादी है। अब नहीं होगी, नैना ने कहा। कबीर को तब समझ में आया कि नैना सिर्फ नर्वस नहीं थी, उसने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। नैना की एक प्रोफेसर अहमदाबाद में रहती थी। उन्होंने उसके लिए एक हॉस्टल कुछ दिनों के लिए और एक जॉब इंटरव्यू का अरेंजमेंट कर दिया था। कबीर ने पूछा, तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? नैना ने कहा, क्योंकि तुम लोग मेरे घर पर कॉल कर देते। कबीर ने कहा, ऐसे अचानक से गायब हो जाओगी, कॉल तो तभी भी जाएगा। नैना ने कहा, तब तक लेकिन मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। कबीर इसके पहले आगे कुछ कह पाता, नैना का फोन बजा। इस बार उसने फोन को साइलेंट कर दिया। नैना की कलाई पर एक नीला मार्क पड़ा था। कबीर की नजर उस पर पड़ी तो उसने सवालिया नजरों से नैना की तरफ देखा। नैना ने सारी सच्चाई कबीर को बता दी। 1 साल से विक्रम उसको टॉर्चर कर रहा था। वह उसका फोन चेक करता, उसके कपड़ों पे सवाल खड़े करता, उसके दोस्तों के साथ बाहर जाने पे उससे झगड़ता था। पिछले हफ्ते जब वो उससे मिलने गई थी तो उसने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि मार्क छूट गया था। घर आकर उसने अपने पापा को सारी बात बताई, लेकिन उसके पापा ने कहा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कबीर ने उससे साफ कहा, नैना, तुम्हें ये शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नैना ने उसकी तरफ देखा। कबीर ने आगे कहा, देखो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, लेकिन कम से कम श्रुति को तो बताओ। किसी को तो पता होना चाहिए ना कि तुम सेफ हो। दोस्त है वो तुम्हारी। नैना ने मना कर दिया। अगर मैंने अभी किसी को बताया तो मैं बस तक नहीं पहुंच पाऊंगी, नैना ने कहा। तभी गार्ड की विसल सुनाई दी। गेट क्लोजिंग का टाइम हो चुका था। नैना ने पानी वाले चैनल की तरफ देखा। एंट्री गेट के टूरिस्ट मैप में ईस्टर्न वॉल के पास एक पुराना वाटर आउटलेट दिखाया गया था। नैना को लगा अगर वो आउटलेट के पास से ईस्टर्न रोड तक जा सकती है तो वहां से टैक्सी लेके बस स्टैंड चले जाएगी। कबीर ने कहा, मैप में आउटलेट दिखाया गया है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता नहीं है नैना। नैना ने कहा, कबीर, मेन गेट पर विवेक और श्रुति हैं। अगर उन्होंने मुझे रोका तो मेरी बस छूट जाएगी। कबीर ने कहा, नैना, हम जाके उन्हें सारी बात बताएंगे तो वो समझ जाएंगे ना। अब नैना थोड़ा इरिटेट हो गई। उसने कहा, देखो कबीर, मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना है, मुझे बस यहाँ से निकलना है, प्लीज। और नैना चैनल के साथ में चलने लगी। कबीर कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। फिर उसने फोन निकाला और श्रुति को मैसेज किया, नैना मेरे साथ है, हम लोग ईस्टर्न साइड जा रहे हैं, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। उसने मैसेज सेंड किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो मैसेज आगे डिलीवर नहीं हुआ। कबीर ने फोन अपनी पॉकेट में रखा और वो नैना के पीछे चला गया। शुरू में रास्ता साफ था, फिर धीरे धीरे मकान ज्यादा टूटे हुए दिखने लगे। कुछ दूरी पर एक रोप लगी थी और साइड में एक बोर्ड था। बोर्ड पर लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अनसेफ स्ट्रक्चर। कबीर वहां पर रुक गया और उसने नैना से कहा, नैना चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन नैना को वॉल के उस पार रोड की हल्की सी झलक दिखाई दी और उसने कहा, कबीर, आउटलेट बहुत ही पास में है। और वो रोप के नीचे से आगे बढ़ गई। कबीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ मिनटों तक चलने के बाद वो लोग ईस्टर्न वॉल के पास पहुंचे। वहीं पास में उन्हें एक पुराना वाटर कलेक्शन पिट दिखाई दिया। कुछ 8 से 10 फीट गहरा होगा। उस पे पत्थर के उभार निकले हुए थे नीचे जाने के लिए। कबीर ने जैसे ही एक पत्थर पर पैर रखा,
तो वो उभरा हुआ पत्थर नीचे गिर गया और कबीर भी उसके साथ पिट में जा गिरा और साथ में उस एरिया की वॉल भी नीचे सरक गई। नैना दूसरी तरफ से नीचे उतरी और उसने कबीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन कबीर का लेफ्ट पैर अब वजन नहीं ले पा रहा था। उसके एंकल पे चोट आई थी और एंकल एकदम से सूजना शुरू हो गया था। उसका फोन पत्थर से टकराने की वजह से टूट चुका था। ये सब देख के नैना बहुत ही घबरा गई और उसने कबीर से बोला, आई एम सो सॉरी कबीर, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। कबीर दर्द में था, लेकिन उसने नैना को बोला, नैना कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे पीछे आया। उन्होंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि जिस ढलान से वो आ रहे थे वो मलबे से भर चुकी थी और आउटलेट जो मैप में दिखाया गया था उसका एंट्रेंस बड़े बड़े पत्थरों और रेत से पूरा बंद हुआ था। अब रोड पास में होते हुए भी उनसे बहुत दूर थी। पीठ से सिर्फ एक पुराना चैनल खुला था जो वॉल के नीचे से अंधेरे में जाता था। विवेक और श्रुति बहुत देर से मेन गेट पर इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक कबीर और नैना आते हुए नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने उनका नंबर डायल किया, लेकिन दोनों का नंबर आउट ऑफ नेटवर्क था। उन्हें समझ आ गया था कि दोनों मिसिंग हैं। विवेक ने गाइड को इन्फॉर्म किया। गाइड ने गेट बंद होने से रुकवाया और कुछ हेल्पर्स स्टाफ को लेकर तुरंत गांव के अंदर भाग गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि किसी को ये नहीं पता था नैना और कबीर ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया पास कर लिया है। 20 मिनट के बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। सर्च वक्त पर शुरू हो चुकी थी, लेकिन सर्च टीम ने सारी जगह ढूंढ ली, गली में ढूंढ लिया, मंदिर के आसपास ढूंढ लिया, बाकी जो एरिया थे वहां पे ढूंढ लिया, लेकिन नैना और कबीर का कहीं अता पता नहीं। नैना और कबीर उनसे कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन उनके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, गिरा हुआ मलबा और वो धंसा हुआ पेड़ था। कई बार उन्हें हल्की आवाज में गार्ड की विसल सुनाई देती या किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती। कबीर ने कोशिश भी की और जो जितना ताकत लगा सकता था वो उतनी जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उन चार दीवारियों के अंदर ही दम तोड़ देती थी। नैना ने फ्लैश लाइट ऑन की और सिग्नल करने की कोशिश की, लेकिन दीवारों के बाहर लाइट दिखती ही नहीं थी। वो पूरी तरह वहां पर फंस चुके थे। नैना ने कबीर को खड़ा होने के लिए सहारा दिया, लेकिन कबीर ने जैसे ही अपना बायां पैर जमीन पर रखा, दर्द उसके घुटने तक बढ़ गया। वो मुश्किल से 10 कदम चल पाया होगा कि उसको बैठना पड़ा, अगली बार में उससे भी कम। अब प्रॉब्लम ये थी कि नैना को पत्थरों पर अपना बैलेंस तो संभालना ही था, साथ में उसे कबीर का भी वजन हैंडल करना पड़ रहा था। जिस दूरी को नॉर्मल इंसान 10 मिनट में तय कर लेता, उन्हें 1-1 मीटर तय करने में मिनटों का समय लग रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर के पैर की सूजन और भी ज्यादा बढ़ने लगी तो उसका जूता टाइट हो गया। नैना ने उसका जूता निकाल दिया, लेकिन अब दर्द इतना बढ़ चुका था कि कबीर से बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वे लोग जहां से आवाजें आ रही थी उस डायरेक्शन में चलना शुरू करने लगे, लेकिन उन्हें हर थोड़ी देर पर जाके रुकना पड़ रहा था। अंधेरा बढ़ता गया और उनकी रफ्तार धीमी होती गई। रात के करीब 8 बजे नैना और कबीर को विवेक की आवाज सुनाई दी। विवेक कबीर को बुला रहा था। कबीर ने भी पूरी जान लगा के वापस आवाज दी। आवाज इतने पास से आई थी कि उन्हें लग रहा था जैसे सामने वाली दीवार के पीछे से आवाज आई। उन्होंने आवाज को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन तभी वही आवाज दूसरी डायरेक्शन से आने लगी, फिर तीसरी डायरेक्शन से। एक पल के लिए नैना घबरा गई थी, लेकिन ये कोई भूत प्रेत की आवाज नहीं थी। ऐसा इसलिए हो रहा था कि बड़े बड़े खंडहर होने की वजह से और रात की हवा रेगिस्तान की तो और वाटर चैनल्स पे जो टूट फूट हुई थी उसकी वजह से आवाज जो है इधर से उधर भाग के ट्रेवल करके अलग अलग दिशाओं से सुनाई दे रही। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस आवाज को फॉलो करें, किस तरफ से सही आवाज आ रही है। एक बार एक आवाज का पीछा करते हुए वो जाने लगे तो कुछ देर बाद वो वापस उसी पिट के पास पहुंच गए जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, और ये सब में 1 घंटे से ऊपर का टाइम निकल गया था। अब कबीर के एंकल की सूजन और भी ज्यादा बढ़ के उसके पैर तक पहुंच गई थी। नैना के फोन में 6% बैटरी बची थी और बोतल में आधा बोतल पानी बचा था। उसने टाइम देखा, रात के 10:50 हो रहे थे। अहमदाबाद वाली बस निकल चुकी थी।
उसने अपनी पॉकेट से टिकट निकाली। कबीर ने उससे पूछा, अब क्या करोगी? कुछ नहीं, नैना ने कहा। गुड, कम से कम इस बार सच तो बोला, कबीर ने कहा। नैना ने टिकट वापस पॉकेट में रखी और बोली, मेरी बस जा चुकी है। कबीर ने कहा, बस गई, तुम्हारा चांस नहीं। कुछ देर के लिए दोनों चुप रहे। कबीर ने पूछा, तुम्हें लगा था मैं भी तुम्हें रोकूंगा? नैना ने कहा, शायद पहले तो मुझे समझाते, फिर श्रुति को बताते और फिर सब मेरे घर पर पहुंच जाते। कबीर ने कहा, शायद मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता, इसीलिए नहीं क्योंकि विक्रम सही है, शायद इसीलिए क्योंकक्योंकि मैं तुम्हारे डर को कभी इतना सीरियसली समझ ही नहीं पाया जितना मुझे समझना चाहिए। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नैना ने पहली बार किसी को अपनी सफाई देने की बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए देखा था। कबीर ने फिर कहा, लेकिन ऐसे बिना किसी को बताए अकेले चले जाना भी तो सेफ नहीं था ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी कहानियां भी लोग अपने हिसाब से बताते। नैना ने कहा, अगर मैं बताती तो कौन सुनता? कबीर ने कहा, शायद पहली बार में कोई नहीं सुनता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना नैना कि तुम बताना छोड़ दो। रात के करीब 11 बजे फोन में नेटवर्क की एक लाइन आई। कई सारे मैसेज एक साथ आने लगे, विवेक के, श्रुति के, नैना के पिता के, विक्रम के। विक्रम का लास्ट मैसेज था, जहां भी हो जल्दी आओ, तुम्हारी इस हरकत के लिए इस बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नैना ने मैसेज कबीर को दिखाया। कबीर ने कहा, डिलीट मत करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। नैना ने स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद श्रुति को मैसेज किया, ईस्टर्न वॉल, पुरानी पानी की नाली, कबीर इंजर्ड है। जैसे मैसेज सेंड किया, नेटवर्क चला गया तो मैसेज पेंडिंग रह गया। नैना के फोन की बैटरी 4% बची थी। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। रात ठंडी और गहरी होती जा रही। कबीर दर्द और पानी की कमी की वजह से कांप रहा था। तभी नैना को गाइड की एक बात याद आई, पानी कभी अपना रास्ता नहीं भूलता, वो हमेशा स्लोप में रन करता है। अभी जिस पिट में कबीर और नैना फंसे थे वो भी पुराने वाटर सिस्टम का हिस्सा था। तो भले ही मैप वाला आउटलेट बंद था, लेकिन जो दूसरा चैनल था वो भी किसी न किसी आउटलेट तक पानी पहुंचाता ही होगा। अगर कबीर और नैना उस स्लोप को फॉलो करते हुए अंदर जाएं तो वो किसी दूसरे आउटलेट या और अंदर पहुंच सकते थे। रात गहरी होती जा रही थी। यहाँ पे रुकना भी सेफ नहीं था क्योंकि कबीर के पैर की सूजन बढ़ती जा रही थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। तो नैना ने अपना प्लान कबीर को बताया। उसने कहा, यहीं रुक के इंतजार करें या चैनल के अंदर जाएं। कबीर ने अंधेरे चैनल को देखकर एक बार के लिए सोचा, फिर उसने नैना का कंधा पकड़ा और बोला, चलो चलते हैं। नैना ने अपने दुपट्टे का एक कॉर्नर फाड़ा और कबीर के एंकल पर बांध दिया सपोर्ट देने के लिए। उसने कबीर का हाथ अपने कंधे में रखा और दोनों धीरे धीरे चैनल के स्लोप के साथ आगे बढ़ने लगे। हर 8 से 10 कदम बाद उन्हें रुकना पड़ रहा था। कभी नैना उसे अपने कंधे का सहारा देती, कभी कबीर वॉल के सहारे एक पैर पर आगे बढ़ने की कोशिश करता। कुछ जगहों पर चैनल इतना नीचे था कि उनको घुटनों के बल चलना पड़ रहा था और उन जगहों पर कबीर को अपना पैर घसीटना पड़ता। हर कंकड़ से या पत्थर से टकराने के बाद उसका जो दर्द था पैर का कई गुना बढ़ जाता था। 1 घंटे में वो लोग बस उतनी दूरी तय कर पाए थे जितना अकेली अगर नैना चल रही होती तो 10 मिनट से भी कम समय में तय कर देती। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें वापस से सर्च पार्टी की आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार नैना ने आवाज का पीछा नहीं किया। उसने उस स्लोप को फॉलो करते रहना उचित समझा। थोड़ा जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जो चैनल का रास्ता था वो एक पुरानी बिल्डिंग के नीचे से जा रहा था और रास्ता वहां पे बहुत ज्यादा संकरा था। नैना ने हाथ आगे किया तो सामने की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। उसे ठंडी हवा महसूस हुई, मतलब सामने कोई ओपनिंग थी। कबीर ने कहा कि जो टूरिस्ट मैप है उसमें ये रास्ता नहीं है। नैना ने कहा, मैप में सिर्फ आउटलेट है, नीचे के रास्ते नहीं। दोनों नीचे झुके और उस रास्ते से अंदर चले गए।
आगे कई जगह जो रूट था वो 2 हिस्सों में बढ़ता जा रहा था। वापस आने का रास्ता याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो नैना ने अपने दुपट्टे का एक और टुकड़ा फाड़ा और उसके छोटे छोटे पीस बना के वो हर सही टर्न पर एक टुकड़ा पत्थर में फंसाती गई। अब उनके पीछे रेड मार्कर्स की लाइन बनती आ रही। रात के करीब 3:30 बज रहे होंगे। कबीर का पूरा भार अब नैना के कंधों पर था। वो मुश्किल से 1-2 कदम आगे बढ़ते और उसके बाद उन्हें इंतजार करना पड़ता। कई बार तो दर्द के कम होने का जो वेट था वो आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा था। तभी थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद एक ऐसी जगह आई जो बहुत ही नीची थी हाइट में, जहां पे उन्हें बैठ के आगे जाना पड़ा। नैना आगे आगे गई। पीछे से कबीर अपनी बॉडी को घसीटता हुआ जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर बदकिस्मती से पत्थर में फंस गया। कबीर दर्द से चीख उठा। नैना घबराई हुई पीछे मुड़ी और उसके पास आई। उसने उसके फंसे हुए पैर को पत्थरों से बाहर निकाला। कबीर ने वापस आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो हिल नहीं पा रहा था। उसका जो दर्द था वो बहुत ही असहनीय था। नैना परेशान हो गई। कबीर ने कहा, नैना तुम बाहर जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। नैना बोली, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? कबीर ने कहा, नैना बात को समझो, मेरे लिए फैसला मत लो। हमारे पास बैटरी नहीं है, पानी नहीं है, वक्त भी नहीं है। नैना थोड़ा शांत हुई। नैना ने कहा, अगर मैं बाहर जाके तुम्हारे लिए मदद लेके आऊं, क्या तुम मेरा इंतजार कर पाओगे? कबीर ने हाँ में सर हिलाया। नैना ने कहा, श्योर। कबीर ने कहा, जाओ नैना। नैना ने अपनी जैकेट उसके ऊपर उड़ा दी और पानी का बचा हुआ जो बोतल में था वो उसके बाजू में रख के नैना फोन लेके अकेले आगे बढ़ने लगी। आगे का रास्ता आसान नहीं था। कई जगह पर तो नैना को पेट के बल रैंक कर जाना पड़ा। एक जगह पत्थर हटाते हुए उसका हाथ कट गया। उसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती गई और हर टर्न पर कपड़े का एक छोटा टुकड़ा मार्कर के तौर पर फंसाती गई। लगभग आधा घंटा आगे बढ़ने के बाद उसे एक जगह से हल्की डेलाइट दिखाई दी। उसने जैसे अपना फोन ऑन किया तो 1% बैटरी थी। जैसे ही नेटवर्क आया, जो पेंडिंग मैसेज था श्रुति के लिए, ईस्टर्न वॉल, पुरानी पानी की नाली, कबीर इंजर्ड है, वो सेंड हो गया। उधर से जो है सर्च टीम नैना को ढूंढने के लिए निकली। इधर नैना आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, पत्थर हटाते हुए। नैना जो ड्रेन का ओपनिंग था जहाँ पे सर्च टीम सर्च कर रही थी, ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच गई थी। सर्च टीम के एक वर्कर को, लोकल वर्कर को दरार से जो है फ्लैशलाइट का हल्का सा वो रोशनी दिखी। उसने वहां से सबको बुला के पत्थर और मिट्टी वगैरह हटाई, ड्रेन का रास्ता ओपन किया और नैना उस ड्रेन से बाहर निकल गया। ड्रेन से बाहर निकलने के बाद नैना ने पुलिस को बताया कि उसने हर सही टर्न पर दुपट्टे का लाल कपड़े का छोटा पीस मार्कर के तौर पर फंसा रखा है। रेस्क्यू टीम रेस्क्यू रोप के साथ जो वर्कर्स थे वो ड्रेन में उतरे और वो लाल मार्किंग को फॉलो करते हुए सीधे कबीर की तरफ बढ़ने लगे। करीब करीब 45 मिनट के टाइम में वो लोग कबीर को ड्रेन से बाहर निकाल के लाए। कबीर के एंकल पर सीरियस स्प्रेन था। उसका पूरा पैर घुटने तक सूज चुका था। उसकी हालत पानी की कमी की वजह से बहुत डल लग रही थी, लेकिन ओवरऑल वो सेफ था। उसको स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में ले जाया गया। नैना उसके साथ चल रही थी। नैना के पिता पहले से एम्बुलेंस के पास इंतजार कर रहे थे। जैसे उन्होंने नैना को देखा, बोले, नैना गाड़ी में बैठो, हम घर चलकर बात करेंगे। लेडी पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर हमें पहले इनका स्टेटमेंट लेना है। लेकिन नैना के पिता ने तुरंत जवाब दिया, मैडम इसकी हालत ठीक नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है। नैना ने अपना फोन पुलिस ऑफिसर के हाथ में रखा। उस पर विक्रम का वो थ्रेटनिंग मैसेज ओपन था और नैना ने अपनी कलाई वाला मार्क भी पुलिस को दिखाया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। और नैना ने कहा, ये फैमिली मैटर नहीं है। उसने ऑफिसर से कहा, मैडम आप मेरा अभी स्टेटमेंट लीजिए। थोड़ी देर बाद कबीर को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। नैना वहां पर गई। कबीर ने नैना को देख के कहा, अहमदाबाद। नैना ने अपनी पॉकेट से जो टिकट थी पुरानी बस की वो निकाली। हाँ, अगली बस से जाऊंगी। कबीर ने कहा, सबको बताकर? नैना ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, बताकर, परमिशन लेकर नहीं।
दोस्तों, कुलधरा की कहानी में उस लड़की का नाम कहीं नहीं मिलता। किसी को ये भी नहीं पता कि वो लड़की आखिर चाहती क्या थी। लेकिन नैना ने अपनी कहानी किसी और को नहीं लिखने दी। उसने अपना रास्ता खुद चुना और अपनी कहानी खुद लिखी। हमें अपनी लाइफ में ये चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फेस करो और उससे बाहर निकलो। कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।